दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन के आज सिस्टम अलार्म्स को मैं डिस्कस करूंगा। फाइबर ऑप्टिक्स में किस तरह के अलार्म्स आते हैं और हम उनको किस तरह रिजॉल्व करते हैं, इस सब लेक्चर में मैंने वही डिस्कस किया है। तो मैंने वन बाय वन उन सब सिस्टम अलार्म्स को इकट्ठा किया है आपको, ताकि समझाया जा सके, ताकि आप लोगों को इंटरव्यू में कहीं पे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फर्स्ट हमारे पास नोड एसोसिएशन इज़ डाउन, दूसरा नोड पिंग इज़ डाउन, तीसरा लॉस ऑफ सिग्नल। और ये सारे अलार्म्स आपको जो है इनके नाम पता होने चाहिए। स्पैन लॉस, लो और हाई ऑप्टिकल अलार्म, नोड पिंग इज़ अनरीचेबल अलार्म। और इसके अलावा कम्युनिकेशन टू एनी इज़ डाउन का अलार्म आता है, फाइबर कट और हार्डवेयर फेलुअर। और इसके अलावा इसमें हाई पॉन लॉस का अलार्म आता है, हाई पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क लॉस, डिवाइस टेम्परेचर हाई का लॉस आता है, हाई और लो वोल्टेज है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है कम्युनिकेशन लिंक फेलुअर है, फाइबर शार्प बैंड है, कमर्शियल पावर फेलुअर है। और आगे चलते हैं, एनी नॉट लॉगिन है, STM16 लॉस ऑफ सिग्नल का अलार्म है और सिंक्रोनाइजेशन अलार्म है। इसमें 2 से 3 तो ऐसे अलार्म हैं जो रिपीट हैं। तो नोड एसोसिएशन किस वजह से आता है कि कभी जो आपकी कनेक्टिविटी जैसे सर्वर की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं और नोड आपका एक्सेस नहीं होता, आपका जो बैक ऑफिस है उसको आपकी साइट विजिबल नहीं हो रही होती, तो आपको साइट पे जाना पड़ता है और जाके ईथरनेट केबल्स चेक करनी पड़ती हैं जो आपके कंट्रोलर कार्ड और एम्पलीफायर कार्ड्स या फिर SFD के साथ जो कनेक्ट होती हैं। अब मैं आपको वो नोड दिखाता हूँ कि नीचे SFD लगी हुई है जिससे ये केबल्स कनेक्ट हैं, ईथरनेट केबल्स। और जो टॉप पे लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ऊपर इसकी कनेक्टिविटी हुई है जिसे आप जाकर ईथरनेट केबल्स को चेक करते हैं और उसके बाद उसको ठीक करते हैं। अब ये हाई स्पैन लॉस किस वजह से आता है कि कभी आपके कनेक्टर्स ODF में, फाइबर पैनल्स में फॉल्टी हो जाते हैं, या फाइबर फॉल्टी हो जाती है, या SFP फॉल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से हाई लॉस आना शुरू हो जाता है। मींस कि आपकी सर्विस अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। लोगों को ईथरनेट सर्विसेज जो दी गई हैं उसमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड में मसले आ रहे होते हैं। कभी अपलोडिंग स्पीड कम होती है, कभी डाउनलोडिंग स्पीड कम होती है। तो उन सर्विसेज को सही करने के लिए जो मेंटेनेंस टीम है उसका काम यही होता है कि वो यहाँ जाके फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क में ODF को, आपके जो इक्विपमेंट है वहाँ से फ़ाइबर को एंड टू एंड चेक करते हैं और उसके बाद इसको सही कर लेते हैं। पावर फेल्यूर का अलार्म जब आ रहा होता है, ज़्यादा अगर ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाए कहीं पे, या नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से आपकी जो इक्विपमेंट है वो ऑफ़ हो जाए, तो वहाँ पर आप इस बैटरी बैकअप अगर हो तो ये इशू रिज़ॉल्व हो जाता है। अब आगे है कम्युनिकेशन लिंक फेलुअर। ये भी सेम वही है। कम्युनिकेशन लिंक फेलुअर का अलार्म आता है या तो फाइबर ऑप्टिक केबल डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से आपके लिंक्स में लॉस आना शुरू हो जाता है, आपकी बेस स्टेशन और सेंट्रल एक्सचेंज के दरमियान कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। जब दो साइट्स के दरमियान कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे सर्विसेज अफेक्ट होती हैं। तो अब आगे है नोड पिंग डाउन का अलार्म। ये किस वजह से आता है कि बाज़ दफ़ा बैक एंड में, सेंट्रल एक्सचेंज में जो बैक ऑफिस इंजीनियर्स हैं उनको साइट्स की विजिबिलिटी नहीं शो हो रही होती, मतलब उन्हें साइट्स नज़र नहीं आ रही होती अपने सॉफ्टवेयर में। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि पिंग टेस्ट करके चेक करते हैं, IP एड्रेस लेते हैं, उसको पिंग करते हैं। जब उनको पता लगता है कि हमारी ट्रांसमिशन में लॉस आ रहा है, अगर वो लॉस 100% हो या मिनिमम 75-50% भी लॉस आ रहा हो, तो इट मीन्स के दो साइट्स के दरमियान कहीं ना कहीं पर विजिबिलिटी लॉस्ट हो चुकी है। तो आगे है डिवाइस टेम्परेचर हाई का अलार्म। ये ज़्यादातर आता है कि अगर आपकी एयर कॉन फॉल्टी हो जाए, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना हुई हो, और आपके जो टेम्परेचर सेंसर्स वहाँ लगे होते हैं वो वहाँ पे हाई और लो टेम्परेचर अलार्म्स बता देते हैं, हाई और लो टेम्परेचर का बता देते हैं, जिसकी वजह से ये अलार्म रिपोर्ट होता है। तो मेंटेनेंस टीम को चाहिए कि वो एयर कॉन्स की प्रॉपर मेंटेनेंस करें, जिसकी वजह से ये अलार्म
रिपोर्ट ना हो। और नेक्स्ट है हार्डवेयर फेलुअर। हार्डवेयर फेलुअर में आपका एम्पलीफायर कार्ड, कंट्रोलर कार्ड, पावर यूनिट समटाइम्स फेल हो जाता है, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बाज़ दफ़ा तो इनको हार्ड रीसेट दे दिया जाता है, ये सही हो जाते हैं। कार्ड कभी स्टक हो गया, हार्ड रीसेट दे दिया तो वो सही हो गया। फ़ैन का भी यही सिलसिला होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ये पावर फ्लक्चुएशन इशू की वजह से फ़ाल्टी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे नया यूनिट रिक्वेस्ट करना पड़ता है, और कभी फ़ैन चेंज करना पड़ता है, कभी कार्ड चेंज करने पड़ते हैं मेंटेनेंस टीम को। तो ये अलार्म जब रिपोर्ट होता है तो यही कंडीशंस हैं जिसके बाद आप इसको इम्प्रूव कर पाते हैं। तो अब पॉन लॉस अलार्म क्या है? ये ज़्यादातर आता है ईपॉन और जीपॉन सिस्टम में। अगर किसी ने ईपॉन और जीपॉन का नहीं पता तो वो मेरा ईपॉन और जीपॉन वाला लेक्चर देख ले। ये हमारे पास जो है गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क है। ये हमारी दरअसल OLT है। OLT से हमारे कनेक्शन कहाँ जा रहे होते हैं? पॉन पोर्ट्स के स्प्लिटर में। समटाइम्स क्या होता है कि पॉन पोर्ट्स में कोई SFP फॉल्टी होगी या कोई फाइबर फॉल्टी हो गई, जैसे ये अलार्म रिपोर्ट हो जाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 अलार्म हमारे पास ऐसे हैं जो कि तकरीबन नेम उनके डिफरेंट हैं, लेकिन हैं वो सेम। जैसे ये नोट पिंग अनरीचेबल का अलार्म है। इट मीन्स यही होता है कि आपके ट्रांसमीटर एंड से लेकर रिसीवर एंड तक आपकी डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, तो हम उन्हें पिंग टेस्ट करके चेक करते हैं कि उनमें लॉस कितना आ रहा है। पिंग टेस्ट का ताल्लुक किससे होता है? हमारे IP एड्रेस से। हमेशा जब भी पिंग करते हैं तो हम वहाँ पर IP एड्रेस को अपने पिंग करते हैं, जिस सर्वर का हमारे पास IP एड्रेस होता है, हम उससे डिवाइस को पिंग करके टेस्ट कर लेते हैं कि हमें वो क्या रिज़ल्ट दे रहा है। शार्प बैंड का मसला बहुत होता है। अब जब भी कोई टीम इंस्टॉलेशन के लिए जाए, उसको चाहिए कि वो फाइबर की राउटिंग को अच्छे से चेक करे। जैसे कि अब ये देखें, बैंड रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा जब बैंडिंग रेडियस हो जाता है तो फाइबर में से लाइट ट्रैवल नहीं करती, जिसकी वजह से हमारा डाटा वो लॉस शो होता है, डाटा लॉस होता है। और फाइबर बैंड को अवॉइड करने के लिए लाजमी है कि जब भी उसकी राउटिंग की जाए उसके बाद उसकी TX और RX पावर को चेक किया जाए, उसकी सेंसिटिविटी को चेक किया जाए। फाइबर कट का इशू हमारे ISP और OSP में बहुत ज़्यादा आता है। बाज़ दफ़ा थर्ड पार्टी की वायलेशन की वजह से ये इशू आते हैं। कंस्ट्रक्शन होना शुरू होगी रोड की और डिगिंग स्टार्ट होगी, तो जिसमें थर्ड पार्टी को पता नहीं होता कि ये फ़ाइबर जा रही है, तो डिगिंग के दौरान बाज़ दफ़ा फ़ाइबर जो है वो हमारी कट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फिर वहाँ पे जाके फ़ाइबर को जोड़ना पड़ता है, उसकी स्प्लाइसिंग और जॉइंटिंग करनी पड़ती है। स्प्लाइसिंग मशीन्स इसके लिए लाजमी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है STM16 लॉस ऑफ इनपुट सिग्नल का अलार्म। ये हमेशा कहाँ आता है? आपके ISP एंड पे, जब रिसीविंग एंड पर अगर आपको डिज़ायरेबल रिज़ल्ट ना मिल रहा हो। जैसे कि पावर बजट में आप देखते हैं कि TX और RX पावर को आप कैलकुलेट करते हैं कि हमें ट्रांस पावर कितनी है, उसमें से आप रिसीव पावर को माइनस करते हैं। अगर तो पावर बजट जितना आपको दिया गया है कि इतना एक थ्रेश होल्ड है, सपोज़ आप लाहौर से कराची जा रहे हैं और आपको पता है कि आपको बस ने 10 घंटे में पहुंचाना है, तो आपको बस 10 घंटे में ही पहुंचाए। अगर बस आपको 10 के बजाय 15 घंटे में वहाँ तक पहुंचाती है, तो आप उसमें फैक्टर्स ऐड करते हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से आप लेट पहुँचे। बस ख़राब हो गई और या एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से बस लेट हो गई। तो इसी तरह जो आप TX पावर सेंड करते हैं रिसीवर की तरफ, रिसीवर अगर उसमें से लॉस निकाल के, कनेक्टर लॉस निकाल के ODF से और फाइबर पैच पैनल से और आपकी DBs से एंड रिज़ल्ट जितना थ्रेश होल्ड आपको अचीवेबल होता है पावर बजट में, अगर तो उतना आपको मिल जाए फिर तो ठीक है, नहीं तो आपको उस पावर को इम्प्रूव करना पड़ता है। जैसे कि अब आगे हमारे पास एक इशू आ रहा है इसी से रिलेटेड, हाई और लो ऑप्टिकल पावर अलार्म। जहाँ पे भी हाई पावर आती है, बाज़ दफ़ा वहाँ पे हमें एटेनुएटर ऐड करने पड़ते हैं 5 डेसिबल के, 10 डेसिबल के, 20 डेसिबल के, जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। और जब भी हाई ऑप्टिकल पावर का इशू आ जाता है तो अक्सर वहाँ पर ऐसे होता है कि SFP फॉल्टी होने का ख़तरा होता है।
SFP जिससे हमारी फ़ाइबर की कनेक्टिविटी हुई होती है, और अगर वहाँ पर हम एटेनुएटर ऐड ना करें तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारी SFP चल जाती है और जिससे हमारी सर्विसेज अफेक्ट होती हैं। तो हम SFP हाई पावर इशू में एटेनुएटर को ऐड करते हैं। तो इंटरव्यू में ये तो क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। अब जैसे कि हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है 15 डेसिबल का हमारे पास ऑप्टिकल पावर मीटर है और हमें 5 डेसिबल पावर चाहिए। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ऑप्टिकल पावर हमारे पास 15 डेसिबल है तो उसमें से हम 10 dB, हमें अब 5 dB चाहिए, तो हम क्या करेंगे 10 dB का एटेनुएटर उसमें -10 dB का एटेनुएटर ऐड करेंगे, जिसकी वजह से हम अचीवेबल रिज़ल्ट्स हासिल कर हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है कि लो पावर का इशू। लो पावर का इशू किस वजह से आता है, बाज़ दफ़ा फ़ाइबर ऑप्टिक्स में डर्ट चली जाती है, मिट्टी चली जाती है, जिसको आप क्लीन करते हैं तो आपकी पावर इम्प्रूव हो जाती है। अक्सर क्या होता है फ़ाइबर बैंड आ जाता है या ODF में जो है कनेक्टर्स फॉल्टी हो जाते हैं, तो समटाइम्स वहाँ पे पावर लो आ रही होती है, लेकिन लो पावर सपोज़ आपको -12 dB रिक्वायर्ड है लेकिन आपको मिल रही -19 dB है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, जिस लिंक पे भी लो पावर आएगी वहाँ जाकर आप कनेक्टर्स से को चेक करेंगे, उसमें अगर डर्ट होगी तो उसे क्लीन करेंगे अल्कोहलिक स्वैप से, और या फिर अगर वो फ़ाइबर फॉल्टी होगी तो उस फाइबर को चेंज करेंगे, मॉड्यूल फॉल्टी होगा तो मॉड्यूल को चेंज करेंगे, अगर आपका कार्ड फॉल्टी होगा तो आप कार्ड को चेंज करेंगे। तो ये लो पावर को इम्प्रूव करने के ख़ास स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन अलार्म और नोड पिंग इज़ डाउन। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन अलार्म ज़्यादातर बैक ऑफिस को फेस करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा जो उन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, और ड्राइवर्स जो इंस्टॉल किए होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है ये इशू फेस करने पड़ रहे होते हैं। उनकी डिवाइसेस पिंग नहीं कर पा रही होती या फिर उनकी विंडोज़ अपडेट नहीं होती। तो जब वो ये सारी अपडेटेड चीज़ों को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में, तो ये क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन अलार्म का इशू रिज़ॉल्व हो जाता है। नोड पिंग इज़ डाउन का इशू अक्सर या तो आपकी ट्रांसमिशन में कोई इशू आ जाए, जैसे AC पावर डाउन हो गई है उस वजह से आ जाता है, कभी बैटरी बैकअप नहीं होता जिसकी वजह से आपको ये इशू फेस करने पड़ जाते हैं। तो बैटरी बैकअप आपके पास अच्छा होना चाहिए साइट्स पे, तो तब आपको AC पावर डाउन होने की वजह से ऐसे इश्यूज़ नहीं फेस करने पड़ेंगे। और हाई और लो वोल्टेज का इशू भी अक्सर आता है, पावर फ्लक्चुएशन का इशू, बाज़ दफ़ा ओवरलोडिंग की वजह से इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा आपने लगाया हुआ है और वहाँ पर आपको पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड है, या फिर अपना उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ गई जिसकी वजह से आपके पास पावर फ्लक्चुएशन के इश्यूज़ आने लग गए। अब वहाँ पर आप क्या करेंगे, स्टेबलाइज़र्स को लाजमी ऐड करेंगे, क्योंकि स्टेबलाइज़र ऐड करने की वजह से क्या होगा कि आपकी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस के इशू जो हैं वो कम हो जाएंगे और आपकी सप्लाई सिस्टम में जो रिएक्टिव पावर होगी वो स्टेबलाइज हो जाएगी। तो इस तरह आप स्टेबलाइज़र ऐड करके अपने इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, फ़ाइबर ऑप्टिक्स के अलार्म किस तरह के होते हैं और इन इश्यूज़ को कैसे रिज़ॉल्व किया जाता है। तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।